बातचीत शुरू इसलिए हुई है हम्म। कि अमेरिका को ये समझ में आ गया कि वो लड़ाई ज्यादा चला कर उसका कोई फायदा नहीं हो सकता। हम्म। यही नहीं, ट्रम्प ट्रम्प साहब पे इंटरनल प्रेशर्स हैं बहुत। हम्म। डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। उनके पास अपने एक्सटर्नल एलाइज ने उनका साथ छोड़ दिया है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और चीन ने भी उनको साफ संकेत दिए हैं हम्म। कि इस लड़ाई को आप कहीं ना कहीं बंद कीजिए। हम्म। इसलिए मजबूरी में उन्होंने पाकिस्तान को बुलाकर हम्म। व्हाइट हाउस से डिक्टेट किए हुए ट्वीट्स कराकर हम्म। इस बात को करने की कोशिश की है कि ईरान से कहीं ना कहीं बातचीत चालू हो। जी। यही वजह है कि उन्होंने ईरान के 10 पॉइंट्स जो थे, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसके अलग अलग टेक्स्ट गए हैं और काफी कंफ्यूजन है, जी। लेकिन उनको उन्होंने माना। और ट्रंप ने खुद अपनी जुबान में कहा कि हमने इराक के सारे पॉइंट्स डिस्कशन के लिए मान लिए हैं। हम्म। एग्रीमेंट नहीं है लेकिन डिस्कशन के लिए मान लिए। उसके जी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम ईरान के साथ ये हार्मोज को इकट्ठा कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार हैं। और एक लफ्ज का उन्होंने कि हम बहुत खूब पैसे कमाएंगे उसकी वजह से, उस पर टैक्स लगाकर। इन सब बातों से साफ जाहिर है कि कंपल्शन बात करने का अमेरिका पे है और वो आए हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े प्रोफेसर मेटशाइमर ने ये लिखा है कि ईरान के पास सारे कार्ड हैं। तो इसीलिए ईरान ये बात तय करना चाहता है कि अमेरिका किस नियत से बात कर रहा है। बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान के लीडर्स ने ये कहा था कि हम बात करने जाएंगे ये देखने कि जी। उनकी नियत बात करके सुलह करने की है या नहीं है। हम्म। तो इसीलिए ये बात हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और अगर ये बात सही है जैसा मैं सोच रहा हूं, जी। तो इसका बातचीत होगी कहीं ना कहीं। हम्म। और ईरान जब पाकिस्तान पहुंच गया है तो हम्म। उन्होंने शर्तों में जैसे सैंक्शंस की बड़ी शर्त लगाई है। और सबसे बड़ी शर्त है लेबनान पर जो लड़ाई की जा रही है इसराइल के जी। द्वारा। और खबर ये आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल के नेतन्याहू को फोन भी किया है जी। कि आप ये लड़ाई बंद करो और सीधी बात करो। हम्म। जो नेतन्याहू ने सीधी बात करने को मान भी लिया है। हम्म। तो ये सब इस बात के संकेत हैं कि अमेरिका बात करना चाहता है और कहीं ना कहीं आपस में कोई ना कोई जी। समाधान करके बात आगे बढ़ेगी। जी। ठीक है। अब मैं डॉक्टर फजल रहमान, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कैप्टन अली गौर साहब थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी पहले तो जरा डिप्लोमेट से पहले बात कर लें, या जो पॉलिटिकल फ्रंट पे हैं। फजल रहमान साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपको क्या लग रहा है, नीयत क्या लग रहा है? कहते हैं ना कि नीयत पे ही जो है दारो मदार होता है कि क्या आपका नतीजा निकलने वाला है। तो नीयत क्या लग रही है आपको? चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आ रहा है, जब से जेडी वैंस वहां से चले हैं, इस्लामाबाद पहुंचे हैं, उधर डोनाल्ड ट्रंप के एक से बढ़कर एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, और सारे स्टेटमेंट से सीधे तौर पर वार्निंग है। मतलब सबसे बड़ी बात तो यह है कि दे आर लाइव बिकॉज दे हैव टू टॉक। वो इसलिए जिंदा है, यानी ईरान के लोग इसलिए जिंदा है कि उनको बातचीत करनी है। अब इससे ज्यादा और क्या धमकी हो सकती है? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या लग रहा है कि नीयत क्या है, इंटेंशन क्या है? देखिए, मैं वहां से अपनी बात शुरू करूंगा जहां से हमारे प्रोफेसर एस डी मुनी साहब ने कहा कि जी। अमेरिका ने अपने सारे कार्ड इस्तेमाल कर लिए। हम्म। अमेरिका ने जब से वार शुरू हुआ है तब से वो मैक्सिमलिस्ट प्लान पे है। वो हम्म। ये कहना कि हम डिवास्टेट कर देंगे, जी। ये कहना कि इराक में आज सभ्यता समाप्त हो जाएगी, जी। ये कहना कि हम जो है बिल्कुल पूरी तरह हमने वार जीत लिया है। तो अमेरिका के पास सब कोई कार्ड बचा नहीं है। जी। और ईरान के पास अभी बहुत सारे कार्ड हैं। वो सबसे बड़ा कार्ड जो है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मोज है। हम्म। ईरान के पास अभी वो कार्ड है कि इंटरनल जो उनके जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बचा हुआ है। ईरान के पास अभी रिजीम बची हुई है। जी। ईरान के पास अभी बात करने की पूरी क्षमता बची हुई है। जी। लेकिन सवाल यह है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो उतने फेवरेबल नहीं है। हम्म। हमने देखा है कि बात ओमान में हुई, जनेवा में बात हुई। अगर इसकी तारीख देखें आप तो 2015 में बात हुई, फिर 2018 में उन्होंने कैसे वॉकआउट कर गए, उसके बाद 2023 में हुई, 25 में हुई। तो मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। जी। लेकिन इस बार जैसा कि हमारे प्रोफेसर जिमी साहब ने कहा कि वो सीन जो है ग्लोबल सिनेरियो बहुत ही अलग है। हम्म। ग्लोबल सिनेरियो अलग यूं है कि उनके पास वो सपोर्ट नहीं है, वो जी। अलायंस नहीं है, जी। नाटो में उनको सपोर्ट नहीं है, इवन अरब वर्ल्ड में गल्फ कंट्रीज जो उनका बहुत एलाइज है वहां भी सपोर्ट नहीं है। कतर ने कहा है कि हम इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमें उनके बीच रहना है। सऊदी अरब भी बहुत ज्यादा माइल्ड है। तो इस वॉर ने जो है नाटो को डिवाइड कर दिया है, जीसीसी को डिवाइड कर दिया है, जी। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया है। जी।
और ईरान ने अपने नए एलाइज क्रिएट किए हैं। मैं ये कहूं, अगर एक महीने में ईरान ने अपने कोई अगर दोस्त नहीं बनाए हैं तो कोई नया दुश्मन नहीं बनाया है। तो हम पिछले दिनों से जो जून में हुआ था और इस बार जो हो रहा है उसमें डिफरेंसेस ये हैं कि जो अमेरिकन जो एलाइज थे, जिनको लग रहा था कि बहुत कुछ जिसपे ट्रम्प बैन कर रहे थे, वो पूरा एक डिवाइडेड हाउस है। ईरान एक बहुत ही अपने इम्बोल्डन उसमें है, उसका जो एग्रेसिव पोस्चर, डिप्लोमेसी जो उसकी है, जो उसका एक्शन है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अपने टॉप पे पहुंच चुका है, मिलिट्रली, पॉलिटिकली, रेटोरिकली, डिप्लोमेटिकली, सब कुछ में अमेरिका ने अपने सारे कार्ड जो हैं पिछले एक हफ्ते 10 दिन में बीच में खो दिए। तो ईरान के पास बहुत कुछ है। तो एक जो इसमें आशा ये है, एक उम्मीद ये बनती है कि शायद, मुझे लगता है कि जो ग्लोबल सिनेरियो है, जो इसका इकोनॉमिक आउटकम है, उसने शायद ट्रंप को मजबूर किया है कि आप बातचीत को इनिशिएट करें। जो इंटरनल प्रेशर है उसने मजबूर किया है। और मुझे एक तरफ ये भी लगता है कि शायद अमेरिकन आर्मी के अंदर भी एक परसेप्शन यह है कि हम कब तक एक दूसरे के लिए, दूसरे मुल्क के लिए लड़ते रहेंगे। चौथी बात यह है कि अमेरिका को यह लग रहा था कि गल्फ जो एलाइज है, जिनसे हमने $1 ट्रिलियन लिए हैं, हम भी शायद कहीं ना कहीं से हम उन चीजों को खो रहे हैं, उनका सपोर्ट खो रहे हैं, उनकी सिंपैथी खो रहे हैं। और बहुत बड़ा क्वेश्चन एलाइज हम गल्फ एलाइज हमसे कर रहे हैं कि भाई हमने तो आपको इतने बड़ी बड़ी डील किया, हमने आपको बेसिस बनाए, लेकिन जब हमारी बात आई तो आपने हमें ऑलमोस्ट डम कर दिया। आपका जो पूरा कंसर्न है वो इसराइल का है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा ट्रंप के फेवर में नहीं है। इसलिए ये सारे हालात ने ट्रंप को बात करने के लिए मजबूर किया। लेकिन इसमें लाजमी एक जो बड़ा फैक्टर है जो आप शायद मिस कर रहे हैं, इसमें जो प्रिंसिपल एक्टर है वो इसराइल है। ठीक है, ये बात तो यूएस और ईरान में हो रही है। अगर देखा जाए शुरू से तो यूएस जो है नंबर 2 प्लेयर है। यूएस को इस वार में ड्रैग किया गया है। लोग चूंकि लेकिन बड़ा पावर है, बाद में सारी चीजें ट्रंप पे आ गई हैं, इसलिए ट्रंप को ये बात करनी पड़ी। लेकिन इसराइल को किस हद तक अमेरिका झुका सकता है, किस हद तक मोल्ड कर सकता है, और इसराइल अपने पूरे चेस बोर्ड को कैसे देखता है कि क्या वाकई ये वक्त आ गया है कि हम रिकनसाइल करें, क्या हमारी आर्मी में, हमारी एस्टेब्लिशमेंट में, हमारी कंट्री में ये 2.5 साल से जो चल रहा है, क्या हम इसको फर्दर ड्राइव कर सकते हैं? क्या अमेरिका का जो हमारा अलायंस है वो ऐसा तो नहीं कहीं कमजोर हो रहा है? तो ये सारे जो हालात है, ये बहुत कुछ डिपेंड करना है कि अमेरिका कहां तक ये चीज कंसीड करता है, ईरान कितना कंसीड करता है, पाकिस्तान किस हद तक उन चीजों को, ईरान को किस हद तक मतलब इन्फ्लुएंस कर सकता है, या कहीं ना कहीं से कुछ, मैं ये भी कहूं, कोर्स कर सकता है। देखिए पाकिस्तान का चॉइस भी जो है वो भी, उसमें भी एक बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लाय है, बिल्कुल बिल्कुल, कि ईरान को कैसे हद तक बेंड कर सकता है। तो अभी आने वाले दिनों में बहुत कुछ अभी से समझ लेना, ये मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन 3 दिन में होने दीजिए, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो चीजें आएंगी। लेकिन इस बार इसमें एक सबसे खासियत है, इस बार दोनों पार्टी बहुत सीरियस है और दोनों को लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इस सिचुएशन में ये बात हो रही है। फजलुर रहमान साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक खबर काफी गश्त कर रही है, जो ईरानी सोर्सेज के हवाले से, यानी एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोर्स के हवाले से रॉयटर ने यह खबर दी है कि ईरान की 2 शर्तें मान ली गई हैं जो प्री रिक्विजिट थी, यानी डायलॉग के लिए बातचीत शुरू करने से पहले की 2 शर्तें। पहली ये कि लेबनान पर हमला रोका जाए, उसमें भी शायद अभी हमला रुका है, हालांकि सदन लेबनान की खबर आई थी सुबह से ही, लेकिन एक ये है। दूसरा ये कि फ्रोजन एसेट्स को जो है अनफ्रीज किया जाए, उसे बहाल किया जाए, तो इसके बारे में खबर है। लेकिन रॉयटर ने यह खबर भी साथ साथ दी है कि वाशिंगटन ने इसे डिनाई किया है। बहरहाल ये तकरीबन $6 अरब की कतर के और दूसरे विदेशी बैंकों में वो एसेट्स हैं, जिन्हें ईरानी सोर्सेज से खबर आ रही है कि वो बात मान ली गई है अमेरिका की तरफ से। देखते आगे क्या होता है। कैप्टन अनिल गौड़ साहब, अभी जो बातचीत से पता चल रहा है कि एक बड़ा पाइवटल रोल जो है वो इसराइल प्ले कर रहा है। जंग की शुरुआत करने वाला, अमेरिका को जंग में जो कह ले कि जंग के लिए मजबूर करने वाला ईरान से या घसीटने वाला, वो इसराइल था। तो क्या लग रहा है कि इसराइल अगर वाकई नहीं चाहता है कि सीजफायर हो, तो क्या फिर ये सीजफायर, ये बातचीत, ये सब बहस दिखावा है, या फिर क्या फिर से एक बार ये कहा जा रहा है, कई तरह से बातें आ रही हैं कि ये टाइम बाय किया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर बात डील नहीं हुई तो फिर हम बहुत जबरदस्त हमले करेंगे। अनिल गौड़ साहब। सर ऐसा है, देखिए मैंने पहले भी आपके चैनल में जब डिस्कशन हुई थी, मैंने कहा था अमेरिका कभी भी नहीं चाहता था इस लड़ाई में घुसने के लिए। ये सिर्फ एक उस टाइम दिखावा कर रहा था कि ठीक है हमारे फोर्सेस हैं, ये है, सब कुछ है, बट
एक्चुअल ग्राउंड ऑपरेशन या एक्चुअल एयर ऑपरेशन वगैरह करने के लिए वो तैयार नहीं था, क्योंकि उसने जब जो ये अपना पिछले साल जब जून जुलाई में किया था उधर अटैक, उसके ऊपर उनके जो बेसिस जो उनके न्यूक्लियर साइट्स वगैरह थी उसको जो उड़ाया था उसने, उससे उसका काफी वो संतोष था। पर हुआ क्या, क्योंकि ये एक मौका मिला, इसराइल को पता लगा कि जी ये खमेनी साहब और उसके जो सारे सारे जो है 40 के 40 सलाहकार वगैरह सब जो टॉप लीडरशिप है वो एक जगह इकट्ठी है जी। तो उसने कहा अमेरिका को कि ठीक है आप कर लीजिए। अब अमेरिका की पॉलिसी जो है, देखिए अमेरिका की पॉलिसी हर जगह, आप देख लीजिए इराक में क्या किया उसने, लेबनान कह रहा हूं मैं, इसके अंदर लिबिया में क्या किया, या वेनेजुला में अभी क्या किया इसने, या आप इधर ले लीजिए बांग्लादेश में क्या किया कि टॉप लीडरशिप को जो है इमीडिएटली हटा दो, हाँ, तो नीचे जो है कोलैप्स हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स होती है, नई रिजीम तैयार हो जाती है। तो उसने कहा ये मौका अच्छा है, चलो हम टॉप लीडरशिप को हटा देंगे तो नई रिजीम तैयार हो जाएगी। पर एक्चुअली जहां मैं ये कहता हूं बार बार कि इनका जो मोसाद और सीआईए ये दोनों फेल हो गए यहाँ पे इंटेलिजेंस में। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये इनको पता नहीं लगा कि जब इन्होंने इराक के ऊपर अटैक किया था तो जो ये इनकी ईरान की जो जनरल्स हैं उन्होंने बैठ के पूरी स्टडी की कि ये कैसे किया इन्होंने और कैसे इराक एकदम कोलैप्स हो गया जी। तो उन्होंने उसका तोड़ निकाल लिया। उसका तोड़ ये था कि ठीक है, अगर हमारे जो कमांडर्स हैं अलग अलग जगह, अलग अलग जैसे प्रोविंसेस के कमांडर्स होते हैं, ऐसे ही जो उन्होंने बांट लिया अपना ईरान का एरिया, अलग अलग कमांडर्स को उन्होंने कहा कि ये रहेंगे, उनको उनके पास ड्रोन्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, उनके पास IRGC के लोग भी हैं, और वो उनको कहा कि अगर आपको इंस्ट्रक्शन टॉप लीडरशिप से नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सरेंडर करना है, आपने लड़ते जाना है जब तक आपके पास नहीं आएंगे नए उसके क्या कहते हैं ऑर्डर्स नहीं आएंगे। अब दूसरी बात, जो इनका सारा का सारा ये जो ड्रोन्स, मिसाइल्स और मिसाइल लॉन्चर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिजबुल्लाह की तरह, हमास की तरह अंडरग्राउंड सारे डाल दिए। और अंडरग्राउंड भी ये नहीं कि 100-200 मीटर के ऊपर, 1200 मीटर, 1300 मीटर के अंदर डीप उन्होंने डाल दिए, जहां पे इनके बंकर बस्टिंग बॉम्ब वगैरह सब कोई पहुंच ही ना सके जी। अब हुआ क्या है उसका, आप देखिए अभी भी ईरान के पास इतना जजीरा है ड्रोन्स का और मिसाइल्स का और लॉन्चर्स का भी। ये अभी एक CIA की रिपोर्ट निकली है कि उसके पास इतना है कि जितना उसने अभी इस्तेमाल किया उतना ही उसके अंदर है उसके पास जी। पर दूसरी तरफ आप देखिए, हाँ, जो अमेरिका है और इजराइल है, उनका जो मिसाइल सिस्टम जो है वो कम पड़ गए जी, उनकी प्रोडक्शन और उनके लिए वो सारा कम पड़ गया। अब एक तरफ से हुआ क्या है कि एक डोनाल्ड ट्रंप को अब घुस तो गए, अब उसको लगा उस टाइम क्योंकि जब इन्होंने अटैक किया, आपको याद होगा इसने क्या कहा था, 48 आवर्स में हमने ईरान का पूरा तख्ता पलट देना, नई रजीम आ जानी है। वो तो हुआ नहीं, 40 दिन से ऊपर हो गए। अब इसको होश आ रही थी कि भाई देखो, अगर इसको ये तो मानने वाले नहीं है, ना तख्ता पलटा जा रहा है, अब या तो हम अपने ट्रूप्स भेजे वहां पे, अगर अमेरिका ट्रूप्स भेजता है वहां पे, ये भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए सुसाइड वाला काम हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन बॉडी बैग जो है अमेरिका पहुंचेंगे उस दिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां मुहिम शुरू हो जाएगी। और वैसे भी अभी जब मिड टर्म इलेक्शन होना है, आप देखिएगा रिपब्लिकन पार्टी जो है उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उसको फायदा नहीं होने वाला। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आपके कहने का मतलब, प्रोफेसर SD मुनीर साहब के कहने का मतलब, फजलुर रहमान साहब के कहने का मतलब तो एक ही तरफ जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं इस जंग में अब जो 1 महीने से ज्यादा खिंच गया, इससे किसी भी सूरत में बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो अगर वाकई वो किसी भी सूरत में बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका जो है किसी भी सूरत में चाहेगा कि इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो फिर इसका मतलब हम लोग क्यों इतना डाउट फिर क्यों कर रहे हैं हम लोग? आप बिल्कुल सही अनुमान है आपका, सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है इजराइल की। देखिए अभी इजराइल का जो है, क्योंकि ये जो इजराइल जो उसके अंदर जो है उनका ये है कि हमने जी हमास को भी खत्म करना है, हिजबुल्लाह को भी करना है, सारा कुछ हमने अपना करके तो हमने अपने आप को सेव करना है। बट अमेरिका की एक चीज बड़ी है, उन्होंने अब जो रियलाइज किया है कि किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर से हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमें वैसे ही घसीटे गए हैं अंदर और हमारे को इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप देखा जाए एक तरीके से ये अमेरिका की हार है कि अगर ईरान अभी तक 40 दिन तक वो अभी तक लड़ रहा है अमेरिका के खिलाफ, इसका मतलब उसकी हार है अमेरिका की, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। दूसरी बात, अब इजराइल की बात है, मेरे को तो ये लगता है कि अगर ये टॉक सक्सेसफुल होनी है तो हो सकता है इजराइल जो है
उसको अमेरिका छोड़ दे, उसको कहे ठीक है अगर आप नहीं मानते, आपने जो करना करिए, हम टॉक्स करके ईरान के साथ हम कर रहे हैं, ये जो भी शर्तें होंगी मान के इसको करेंगे, बाकी अब ईरान जाने, आप जाने, और बाकी वो हिजबुल्लाह हौती वगैरह वो सारे जाने आपके साथ, हम नहीं बीच में आएंगे फिर। ठीक ये चीज है। और ठीक। वो इजराइल जो है नहीं, हाँ। उसमें एक बात है, वो इजराइल नहीं चाहेगा हाँ ये होना। तो अगर इजराइल अकेला पड़ गया हाँ बहुत मुश्किल आता है, इसलिए इजराइल भी लाइन पे आएगा। और इसलिए आपने देखा भी ये लास्ट 2-3 दिन में जब तक ये टॉक्स का था कि भाई टॉक्स होनी है नहीं होनी, उसने इतने अटैक्स कर दिए लेबनान के ऊपर, जो हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं, और उसके कितने 200 से ज्यादा लोगों को उसने मार दिया। ये चीज इसीलिए की उसने, ताकि उसको पता कि अब मेरे को तो बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का डिक्टेट आया है, तो उसके खिलाफ जा नहीं सकता वो जी। तो अब सवाल यहां पर यह है प्रोफेसर एस डी मुनी साहब, दो खबरें हैं। एक खबर तो रॉयटर्स के ही हवाले से खबर है कि इस्राइल में चूंकि ये सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया, ईरान ने हमले इस्राइल पर करना बंद कर दिए, तो जो बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस थे, जो ट्रायल रुकी हुई थी, वो ट्रायल फिर से शुरू होने का बताता वहां के कोर्ट के स्पोक्सपर्सन ने अनाउंसमेंट कर दिया है। वो ट्रायल जो है कमिंग संडे टू वेडनेसडे ये हुआ करेगी। दूसरी बात, अक्टूबर में इलेक्शन भी है, तो क्या माना जाए कि ये कहीं ना कहीं सब कुछ, अगर सारी इसकी चाबी अगर इस्राइल के पास है, तो फिर इस्राइल क्या करेगा? ताला बंद ही रखेगा या खोलेगा? देखिए, दो बातें हैं उसमें। पहली बात तो ये कि जो अमेरिका ने अभी शर्तें मानी है ईरान की, वो शर्तें पहले ही मान चुकी थी। देखिए, जब ओमान, कौन सी शर्त सर, कौन सी शर्त मान ली है? नहीं, जो आपने कहा ना, सैंक्शन नहीं करेंगे या इजराइल को लड़ाई नहीं करने देंगे। फ्रोजन एसेट्स के बारे में था कि उसे बहाल कर दिया जाए, लेकिन उसमें भी मतलब ईरानी ईरानी से तो खबर आ रही कि ऐसा हो गया, लेकिन वॉशिंगटन डिनायल कर रहा है। ये बातें बदाबता लिखी गई हैं रॉयटर में। जी, एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ, मैं जो ओमान के मध्यस्थता से जो टॉक्स हुई थी, हाँ, अमेरिका में और ईरान में कुछ दिन पहले, लड़ाई से पहले, जी, ओमान ने साफ कहा था कि ईरान ने बहुत बातें अमेरिका की कही हुई मान ली है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब एग्रीमेंट होने वाला है जी, उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है जो मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं। जी, ईरान बराबर ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो एक एग्रीमेंट तो ईरान ने ये वहां ओमान के बीच में किया था कि हम बम नहीं बनाएंगे। जी, और दूसरी बात, सैंक्शंस वगैरह की जो है, वो अमेरिका ने कहा कि वो उसको रिव्यू करेंगे। हाँ, तो ये जो दो बातें अब मान रहे हैं, ये पुरानी बातें हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो इजराइल का मसला आप लोग उठा रहे हैं, इजराइल को ये पूरी तरह से पता है कि वो अकेला लड़ नहीं सकता। अगर अकेला उनको ईरान से लड़ना होता तो वो कब का शुरू कर देते। लेकिन लड़ाई होने से पहले इजराइल का डेलीगेशन वॉशिंगटन गया। जी, उनके प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट वेंस के साथ में बैठकर, कैबिनेट के कुछ लोगों के साथ में बैठकर बातचीत हुई। जी, और उसमें इजराइल ने 4 सिनेरियोज रखे वहां पर, जी, जिसमें एक सिनेरियो था कि हम सबसे ऊपर वाला जो तय है उसको खत्म कर देंगे। उसको खत्म करते ही इनका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स सिस्टम होने के बाद में हमारे ऑल्टरनेटिव जो नया रिजीम है, उसमें रजा पहलवी को, जो उनका बेटा है, उसको लाके वहां बिठा देंगे। और तब हम फोर्स करेंगे कि न्यूक्लियर बम बनाना ईरान बंद कर दे, पूरा ईरान के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। अमेरिका ने पहली दो बातें तो मानी कि आप लीडरशिप को तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन उससे रिजीम खत्म हो जाएगा। ये भी मानने में सबसे बड़ी गलती अमेरिका की हुई। और इसीलिए जब इजराइल ने इंटेलिजेंस उनको दिया कि ईरान के कैबिनेट की बात हो रही है, जहां आयतुल्ला बैठे हैं और उनके सारे एडवाइजर्स बैठे हैं, और ये जो आपने अभी हमारे एक साथी ने कहा कि वहां मोसाद और सीआईए दोनों की प्रेजेंस थी, उसकी वजह से, ये इंटेलिजेंस ब्रीच होने की वजह से ईरान के सारे ऊपरी तह के नेतृत्व खत्म कर दिया गया। और वो इजराइल ने इंटेलिजेंस लाके दी, और उसमें अमेरिका फंस गया। अमेरिका लड़ाई नहीं करना चाहता था, जैसे हमारे कप्तान साहब ने और डॉक्टर साहब ने कहा है, वो नहीं लड़ाई करना चाहता था, लेकिन उसमें फंस गया। जी, अब जो है, मैं समझता हूँ 4 मुद्दे बड़े हैं। एक तो इजराइल का मुद्दा है। सर अब वक्त कम बच रहा है, थोड़ा इसको संक्षेप में रखेंगे। जी सर। जी सर। अगर इजराइल को अमेरिका साफ हाथ जो हटा लेता है, तो इजराइल अकेला नहीं लड़ सकता। ठीक है सर। एक दो दिन बम कर दे, नहीं कर दे। जी। दूसरा, परमाणु का मसला है, जो ईरान ये मान चुका है और उससे आगे नहीं जाएगा वो। ईरान अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर इंसिस्ट करेगा। ठीक है। तीसरा है हार्मोज का।
वो ईरान नहीं छोड़ेगा। और चौथा है उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं और उनका पैसा जो दबा के रखा हुआ है। जी जी तो ये 4 बड़े मसले हैं। बिल्कुल। तो ये फजलुर रहमान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, बस अब इख्तिसार के साथ जवाब लेना चाहूंगा कि क्या लग रहा है, तमाम चीजें सामने हैं, सब लोग अगर अपने अपने पॉइंट पे अड़े ही रहेंगे, इसराइल अपने पॉइंट पर अड़ा रहेगा कि उसको ग्रेटर इसराइल बनाना है, वो लेबनान पर हमले करता रहेगा, गजा पे हमले करता रहेगा, अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देते ही रहेंगे और ईरान के मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं होगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट किया था कि 10 पॉइंट्स आर वर्केबल टू टॉक। तो फिर इसका मतलब तो ये तमाम बेकार की कवायद है। इसी बीच एक खबर आपको दे रहा हूं, ये आप लोग भी शायद देखे होंगे या सुना होगा कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच कुछ एक्सरसाइज चल रही है, हॉर्मुज़ को मिलिटरीली कुछ एक्शन लिए जाने को लेकर के, ऐसी मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था। अगर आपके पास कुछ जानकारी हो तो बताएं। देखिए, पहली बात यह है कि जैसा कि प्रोफेसर एस डी मुनी साहब ने कहा जी कि ओमान ने कहा, ओमान ने भी बल्कि बताया, बल्कि वहां पे ब्रिटिश ऑफिशियल ने भी कहा कि तकरीबन वो सारे पॉइंट पे एग्री कर चुके थे। जी जी फिर आपने बात की ग्रेटर इजराइल की। जी तो मैं ये बताता चलूं कि इस पूरे 1 महीने में जो सबसे जो बड़ा नुकसान इजराइल का हुआ है, उसके जो अलायंसेस थे उसको डैमेज हुए। अब अब्राहम एकार्ड को ले लीजिए आप, जो सऊदी को लेके एफर्ट था ड्रैग करने का, फिर और भी लेके एफर्ट था, वो तकरीबन वो सारी चीजें स्कटल हो चुकी हैं। जी बल्कि जो उनके अलायंसेस कतर से थे, जो उनके बहरैन से थे, जो यूएई, वो काफी वीक हुए हैं। जी और सऊदी अरब का जो मामला था, वो तो मुझे लगता है तकरीबन शायद वो चला जाएगा डस्टबिन में। तीसरी बात आपने ये कही कि जो लोग अड़े हुए हैं, यहां बात अड़ने की नहीं है, बात यह है कि सबने कुछ न कुछ कंसीड करना है। जी अमेरिका अगर कंसीड न करता तो बात में पार्टिसिपेट नहीं करता। ईरान ने बार बार कहा है कि हम जो है अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने ईरान ने यह भी कहा कि वार भी चलेगा, धमकी भी चलेगी, नेगोशिएशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ईरान आया। तो ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि कुछ चीजें कंसीड कर रहे हैं। और जहां तक आपने बात की स्टार्मर की, कि स्टार्मर साहब ने कहीं इंटरव्यू में कहा कि ये सब चीजें आजकल सोशल मीडिया के जमाने में बड़ा अजीब न्यूज आती है, उसको जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, तो मुझे लगता नहीं कि इस ठीक है नेगोशिएशन सर। के बीच। चलिए मैं एक चीज आपको बताता हूं, जो देखिए जब अराकची वहां से निकले थे कालिबा भी, तो और जुमे को पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि जो प्री कंडीशंस है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ टॉक, वो 2 चीजें हैं, लेबनान पर हमले रुकने चाहिए और फ्रोजन एसेट्स जो है वो डीफ्रीज की जानी चाहिए, आई मीन अनफ्रीज की जानी चाहिए। तो उसके बारे में जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है, जो माना जा सकता है कि आधी सरकारी ईरान की, वो ये खबर दे रही है कि यूएस